हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टोरी टाइम। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रामप्रसाद जी आज आंगन में चारपाई पर चुपचाप बैठे थे। उनके सामने उनकी पूरी जिंदगी रखी थी। मकान, खेत, दुकान, सब कुछ। चार बेटे थे उनके। बड़ा बेटा विनोद, दूसरा महेश, तीसरा सुरेश और सबसे छोटा राकेश। चारों की शादियां हो चुकी थी। घर में चार बहुएं थीं, चार अलग अलग सोच, चार अलग अलग रसोई की खुशबू। पर एक बात सब में समान थी, सबको अपना हिस्सा चाहिए था। उस दिन पंचायत बैठी थी। गांव के दो तीन बड़े लोग भी आए थे। रामप्रसाद जी ने खुद कहा था, अब उम्र हो गई है मेरी, जो है तुम लोगों में बांट देता हूँ, बाद में लड़ाई ना हो। उनकी पत्नी सरोज अंदर बैठी सब सुन रही थी। उनकी आंखें बार बार भर जाती, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। कागज बने, खेत चार बराबर हिस्सों में, मकान का भी बंटवारा, दुकान का हिसाब, चारों बेटों को बराबर हिस्सा मिला। किसी ने नहीं पूछा, बाबूजी आप भी कुछ लिख लीजिए अपने लिए। रामप्रसाद सब सुन रहे थे। चेहरा शांत था, पर आंखें बहुत कुछ कह रही थी। तभी पंचायत के एक बुजुर्ग ने पूछा, अच्छा बेटा, ये तो बता दो, अब माता पिता किसके साथ रहेंगे? चारों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबसे पहले बड़ा बेटा विनोद बोला, ऐसा करते हैं, माँ बाप 3-3 महीने बारी बारी सबके पास रह लेंगे। तीनों भाइयों ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया, जैसे पहले से तय हो। अंदर बैठी सरोज के हाथ से लोटा छूट गया। रामप्रसाद जी धीरे से उठे। उन्होंने पहली बार तेज आवाज में कहा, रुको। सब चुप। उन्होंने चारों बेटों की तरफ देखा। आंखों में न गुस्सा था न आंसू, बस एक दर्द था। जब संपत्ति मेरी थी तो फैसला भी मेरा ही होगा। सब चौंक गए। विनोद बोला, बाबूजी हम तो बस व्यवस्था कर रहे थे। रामप्रसाद बोले, व्यवस्था? अच्छा, जब मैं जवान था तुम चारों छोटे थे, तब मैंने भी क्या तुम्हें 3-3 महीने के लिए बांट दिया था कि आज विनोद मेरे पास रहेगा, कल महेश? चारों चुप। मैंने तुम्हें एक साथ पाला। रात को तुम में से कोई बीमार होता था तो मैं पूरी रात जागता था। कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा है या छोटा। सरोज बाहर आ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। रामप्रसाद ने आगे कहा, मेरा फैसला ये है, अब तुम चारों बेटे साल के 3-3 महीने मेरे पास रहोगे। बाकी 9 महीने जहाँ जी चाहे रहना, पर 3 महीने तुम मेरे साथ ही रहोगे। घर में सन्नाटा। राकेश बोला, बाबूजी ये कैसे हो सकता है? हमारे अपने अपने काम है, बच्चे हैं। रामप्रसाद ने सीधा जवाब दिया, जब तुम्हें बड़ा कर रहा था तब मेरा भी काम था, पर मैंने कभी काम का बहाना नहीं बनाया। विनोद की पत्नी रीमा धीरे से बोली, ये ठीक नहीं है बाबूजी। रामप्रसाद ने पहली बार बहुओं की तरफ देखा। जब बंटवारा हो रहा था तब तुम सबकी आवाज़ें बहुत साफ आ रही थी, अब चुप क्यों हो? कोई जवाब नहीं। उस दिन पहली बार चारों बेटों को एहसास हुआ कि उनके पिता अभी जिंदा हैं और अब भी फैसला कर सकते हैं। पर अंदर ही अंदर चारों के मन में खींच थी। महेश ने अपने कमरे में जाकर कहा, ये तो उल्टा फंसा दिया बाबूजी ने। सुरेश बोला, 3 महीने दुकान छोड़कर वहां रहेंगे तो नुकसान होगा। राकेश गुस्से में बोला, बाबूजी को समझाना पड़ेगा। उधर रामप्रसाद रात को चारपाई पर लेटे थे। सरोज ने धीरे से पूछा, ये क्या कर दिया आपने? रामप्रसाद बोले, सही किया या गलत पता नहीं, पर आज पहली बार मुझे लगा कि अगर मैं चुप रहा तो ये हमें बोझ समझने लगेंगे। सरोज रो पड़ी, हमने कहाँ कमी रखी थी? रामप्रसाद ने आंखें बंद कर ली, कमी हमने नहीं, शायद वक्त ने रख दी थी। और उसी रात से घर में खामोशी की दीवार खड़ी हो गई। रामप्रसाद जी का फैसला पूरे घर में जैसे चुप गया था। ऊपर से सब चुप थे, पर अंदर अंदर सब खोल रहे थे। तय हुआ कि सबसे पहले 3 महीने विनोद रहेगा बाबूजी के साथ। विनोद का अलग हिस्सा हो चुका था, वह अपने हिस्से वाले मकान में शिफ्ट हो गया था, पर अब नियम के मुताबिक उसे 3 महीने बाबूजी के पास पुराने घर में रहना था। रीमा, उसकी पत्नी का चेहरा उतरा हुआ था। रीमा बोली,
हमारा सामान फिर से उठेगा, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? विनोद झुंझुलाया। क्या करूं? बाबूजी जिद पर अड़े हैं। पहले ही दिन विनोद परिवार सहित पुराने घर आ गया। राम प्रसाद जी ने दरवाजे पर खड़े होकर बेटे को देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आ गया बेटा? विनोद ने बस सिर हिलाया। सरोज अंदर से बोली, आओ बहू, बच्चे आओ। पहले 2-3 सब ठीक रहा। तीसरे दिन से असली हालात दिखने लगे। सुबह बाबूजी 4 बजे उठते थे, नल पर पानी भरते, तुलसी को पानी देते, मंदिर जाते। विनोद की नींद खराब लगती। बाबूजी, थोड़ा धीरे चला कीजिए, बच्चे सो रहे होते हैं। रामबीर साहब चुप हो जाते। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा, खेत की मेड़ टूटी है, चलो देख आते हैं। विनोद बोला, अब वो मेरा हिस्सा नहीं है। बाबूजी, मेरा खेत तो दूसरी तरफ है। राम प्रसाद ने गहरी सांस ली। अच्छा। शाम को राम प्रसाद खांस रहे थे। पुरानी दवाई खत्म हो गई। सरोज ने विनोद से कहा, बेटा, बाबूजी को डॉक्टर को दिखा ला। विनोद मोबाइल में लगा था। बोला, कल ले जाऊंगा, आज बहुत काम है। रात में खांसी बढ़ गई। राम प्रसाद करवट बदलते रहे। विनोद को गुस्सा आ गया। नींद नहीं आ रही है बाबूजी, दवाई समय से ले लिया करो। राम प्रसाद ने कुछ नहीं कहा। एक दिन विनोद ने रीमा से कहा, सच बताऊं, बाबूजी ने ठीक नहीं किया, हम पर ही बोझ डाल दिया। दरवाजे के बाहर खड़े राम प्रसाद ने सब सुन लिया। उनके पैर वहीं रुक गए। उस रात उन्होंने पहली बार सरोज से कहा, शायद मैंने गलती कर दी। सरोज बोली, नहीं जी, गलती हमने नहीं की, बस अब बच्चे बड़े हो गए हैं। 3 महीने किसी तरह पूरे हुए। अब महेश की बारी आई। महेश थोड़ा चालाक स्वभाव का था। उसने आते ही हिसाब किताब शुरू कर दिया। बाबूजी, बिजली का बिल कितना आता है? पानी का खर्च, राशन कौन देगा? राम प्रसाद ने कहा, बेटा, जब तुम सब साथ थे तब मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा। महेश बोला, वो अलग बात थी। महेश की पत्नी पूजा साफ साफ बोल देती थी। एक दिन उसने सरोज से कहा, माँ जी, अब सबका हिस्सा अलग है तो खर्च भी अलग होना चाहिए। सरोज के हाथ रुक गए। बहू, हम ज्यादा खाते हैं क्या? पूजा चुप हो गई, पर चेहरे पर नापसंदगी साफ थी। महेश ने बाबूजी से कहा, आप अपनी पेंशन हमें दे दिया करो, खर्च निकल जाएगा। राम प्रसाद ने सीधा जवाब दिया, पेंशन मेरी दवाई के लिए है। महेश का चेहरा उतर गया। एक शाम बाबूजी ने कहा, चल बेटा, जरा बैठते हैं, पुरानी बातें करें। महेश बोला, बाबूजी, टाइम नहीं है, मीटिंग है। राम प्रसाद आंगन में अकेले बैठ गए। 3 महीने यहाँ भी भारी गुजरे। अब सुरेश की बारी आई। सुरेश स्वभाव से शांत था, पर उसकी पत्नी कविता तेज थी। पहले ही दिन उसने नियम बना दिया, रसोई अलग चलेगी, हम अपना बनाएंगे, आप अपना। सरोज ने पूछा, अलग क्यों? बहू कविता बोली, आदत अलग है अब हमारी। अब एक ही घर में 2 चूल्हे जलने लगे। राम प्रसाद को बहुत चोट लगी। एक दिन उन्होंने देखा, पोते ने दादी की थाली में से रोटी उठा ली। कविता तुरंत बोली, अरे वहां मत खा, इधर आ। राम प्रसाद का दिल जैसे बैठ गया। रात को उन्होंने कहा, सरोज, अब समझ आ गया, हम सच में अलग हो गए हैं। सुरेश ने कोशिश की बीच बचाव की, पर पत्नी के सामने कुछ नहीं बोल पाया। 3 महीने फिर खत्म। अब सबसे छोटे बेटे राकेश की बारी आती है। वो सबसे छोटा, सबसे लाडला। राम प्रसाद को उम्मीद थी ये शायद वो समझेगा। राकेश आया तो सही, पर उसका मन नहीं था। वो दोस्तों में ज्यादा रहता था, घर में कम। एक दिन राम प्रसाद गिर पड़े आंगन में। सरोज चिल्लाई, राकेश, बाबूजी गिर गए। राकेश भागता हुआ आया। पहली बार उसकी आंखों में डर था। डॉक्टर ने कहा, उम्र हो गई है, ध्यान रखना पड़ेगा। उस रात राकेश चुप बैठा रहा। बाबूजी के पास धीरे से बोला, बाबूजी, आपको लगा होगा कि हम लोग आपको बहुत समझते हैं। राम प्रसाद ने उसकी तरफ देखा। लगा नहीं बेटा, महसूस हुआ। राकेश की आंखें भर आईं। हम गलत थे बाबूजी। राम प्रसाद ने हाथ उसके सिर पर रख दिया। गलतियां सब करते हैं, पर सुधार वही करता है जो अपना हो।
3 महीने पूरे हुए, अब साल खत्म होने वाला था। चारों बेटे एक बार फिर पुराने घर में इकट्ठे हुए। इस बार माहौल अलग था। किसी की आंखें सीधे बाबूजी से नहीं मिल रही थी। रामपीर साथ चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब बताओ किसको बोझ लगा मैं। चारों चुप। सरोज रो रही थी। पुराने घर का आंगन आज फिर भरा हुआ था। चारों बेटे अपने अपने परिवार के साथ बैठे थे, लेकिन इस बार माहौल पहले जैसा नहीं था। हंसी नहीं थी, बस चुप्पी थी। रामप्रसाद जी चारपाई पर बैठे थे। चेहरा कमजोर हो गया था, आवाज पहले से ज्यादा धीमी। उन्होंने धीरे से कहा, 1 साल पूरा हो गया, अब बताओ कैसा लगा मेरे साथ रहकर। चारों बेटे सिर झुकाकर बैठे थे। सबसे पहले विनोद बोला, बाबूजी गलती हो गई हमसे। महेश ने भी धीमे से कहा, हमने आपको समझा नहीं। सुरेश की आंखें भर आईं। हम अपने अपने घर में इतने उलझ गए कि ये भूल गए कि घर बनाया किसने था। राकेश सबसे पीछे खड़ा था। वो सीधे बाबूजी की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। रामप्रसाद ने गहरी सांस ली। तुम सबने हिस्सा लिया, खेत का, मकान का, दुकान का, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि बाप का हिस्सा क्या है। घर में सन्नाटा फैल गया। सरोज पास आकर बैठ गई। उनकी आंखें सूजी हुई थी। रामप्रसाद बोले, जब तुम छोटे थे ना, एक रोटी के 4 टुकड़े कर देता था मैं, और खुद भूखा सो जाता था। कभी हिसाब नहीं मांगा। विनोद की आंखों से आंसू गिरने लगे। हमने सोचा था बाबूजी 3 3 महीने रह लेंगे तो बराबरी रहेगी, पर हमने ये नहीं सोचा कि माँ बाप कोई सामान नहीं होते। रामप्रसाद ने हल्की मुस्कान दी। समझ आ गया तो देर नहीं हुई। तभी उन्होंने एक कागज निकाला। सब चौंक गए। ये क्या है बाबूजी? रामप्रसाद बोले, ये मेरा नया फैसला है। चारों के दिल धड़कने लगे। मैंने अपनी पेंशन और जो थोड़ी बहुत बचत है वो गांव के अनाथालय के नाम कर दी है। सब एक साथ बोले, क्या? रामप्रसाद शांत थे। हाँ, क्योंकि जिन बच्चों का कोई नहीं होता वो कम से कम बूढ़े माँ बाप को बोझ तो नहीं समझते। महेश जल्दी से बोला, बाबूजी ऐसा क्यों किया? हम है ना आपके बच्चे। रामप्रसाद की आंखें पहली बार भर आईं। बच्चे? बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप का हाथ पकड़ते हैं, ये नहीं गिनते कि कितने दिन साथ रहना है। घर में जैसे किसी ने आईना रख दिया हो। रामप्रसाद ने आगे कहा, अब सुनो मेरा आखिरी फैसला। ये पुराना घर जहाँ तुम सब पले बड़े, ये किसी एक के नाम नहीं होगा। ये रहेगा माँ बाप का घर। जिस दिन मैं और तुम्हारी माँ नहीं रहेंगे, उस दिन ये घर पंचायत को दे दिया जाएगा। चारों बेटे हिल गए। बाबूजी ऐसा मत कीजिए, सुरेश बोला। रामप्रसाद ने हाथ उठाया। डर मत, मैं तुम्हें सजा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सबक दे रहा हूँ। सरोज रो पड़ी। अब छोड़ भी दीजिए, बच्चे हैं अपने। रामप्रसाद ने उनकी तरफ देखा। मैं इन्हें दूर नहीं कर रहा, बस इतना समझा रहा हूँ कि माँ बाप बंटते नहीं। राकेश आगे आया। पहली बार उसने बाबूजी के पैरों में सिर रख दिया। माफ कर दो बाबूजी, मैंने दोस्तों के सामने कहा था कि 3 महीने की ड्यूटी है। आज समझ आया कि ड्यूटी नहीं, जिम्मेदारी होती है। विनोद भी रो पड़ा। हमने सोचा था आप हमें फंसा रहे हैं, पर आप तो हमें जोड़ रहे थे। महेश बोला, हिसाब करने बैठ गया था मैं। आज समझ आया कि माँ बाप का हिसाब नहीं होता। सुरेश बोला, हम सब अपने अपने घर में दीवारें खड़ी कर रहे थे, आपने हमें 1 साल में आईना दिखा दिया। रामप्रसाद ने चारों बच्चों को प्यास बुलाया। देखो बेटा, मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए, बस इज्जत चाहिए। वो इज्जत जो एक पिता को मिलनी चाहिए। चारों ने एक साथ कहा, अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन बाद चारों भाई खुद आकर बोले, बाबूजी हम फिर से एक साथ रहेंगे। अलग अलग हिस्सा ठीक है, पर घर अलग नहीं होगा। रामप्रसाद की आंखों में सुकून उतर आया। सरोज ने भगवान का नाम लिया। पुराने घर में फिर से एक चूल्हा जला। रसोई से फिर एक साथ खुशबू आई। पोते फिर दादी की थाली में से रोटी तोड़ने लगे। अब कोई रोकने वाला नहीं था। एक शाम रामप्रसाद आंगन में बैठे थे। चारों बेटे पास बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, आज सच में बंटवारा हुआ है। विनोद ने पूछा, क्या बटा बाबूजी?
रामप्रसाद मुस्कुराए। अहंकार बढ़ गया, समझदारी गई, सबकी आंखें भर आईं। कहानी का संदेश। माँ बाप कभी बोझ नहीं होते। वो छत होते हैं जिसके नीचे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। संपत्ति बांटी जा सकती है, पर माता पिता नहीं। और उस दिन से उस घर में एक नियम बन गया, कोई भी फैसला होगा सबसे पहले माँ बाप से पूछा जाएगा। रामप्रसाद जी ने आखिर में बस इतना कहा, जिस दिन माँ बाप को बांटना पड़े, समझ लेना घर टूट चुका है। आंगन में शांति थी, पर इस बार वो शांति सुकून वाली थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रामप्रसाद जी का फैसला कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमारी कहानियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।